Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope that you all will be very well in the good condition of health and iman. बेटा एक हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सलाम को फैलाओ। क्या मतलब है इस बात का, आपस में सलाम को फैलाओ? हम मुसलमान हैं एंड बीइंग अ मुस्लिम, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम सलाम करते हैं। आजकल क्या देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लोगों में, इवन एल्डर्स में ये हैबिट ख़त्म हो रही है। हम जब मिलते हैं तो बजाय हम सलाम करने के हम हाय हेलो कर रहे होते हैं। सलाम एक दुआ है बच्चों। क्या मतलब है सलाम का? कि आप पर सलामती हो, आप सलामत रहें। और इन रिटर्न में भी जब वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है तो आपको दोबारा वापस सलामती मिल रही होती है आपके फेलो की तरफ से कि आप पर भी सलामती हो, यानी आप भी सलामत रहें। तो एक दुआ है जो हम एक दूसरे को मिलते ही सबसे पहले देते हैं, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं हम इस सूरत में। तो बच्चों, आपस में लाजमी सलाम को राइज करना है हमने, क्योंकि यह हदीस भी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है इस बात का, तो हमें ये करना है। और आपको ये भी पता है कि अगर हम सिर्फ कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब है कि हमें 10 नेकियां मिल रही हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अगर हम कहते हैं तो हमें 20 नेकियां मिल रही हैं। और अगर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो आपको 30 नेकियां मिल रही होती हैं। तो बेटा, ये 30 नेकियां हमारे लिए कितने ज़्यादा मीनिंगफुल साबित हो सकती हैं। आप आइडिया कर लें कि हम दिन में कितने एक अच्छे काम करते हैं, कितने नेक काम करते हैं, हमें किस तरह से अपनी नेकियों को इंक्रीज़ करना है। हम तो करते ही नहीं हैं, हम तो पूरे फुल डे में हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। तो अगर हम सिर्फ यही काम कर लें कि हम जब भी मिलें एक दूसरे से तो हम सिर्फ सलाम ही कर लें और पूरा सलाम कर लें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तक, तो हमारी 30 नेकियां दिन में कितनी मरतबा हमारे पास जमा हो जाएंगी। छोटा सा काम है, करके देखिएगा इंशाल्लाह, और डेफिनेटली आपके अजर में, आपके सवाब में इससे इजाफा होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ, and we are going to start our lecture number 20 today. In the lecture number 20, students, we are going to start the book exercise of the unit number 9. हमने इसके previous lecture में translation and question answers किए थे, and in this lecture we are going to do the book exercise. ठीक है, तो बेटा बुक एक्सरसाइज ज़्यादा लेंथी नहीं है वैसे। लेट स्टार्ट। पेज नंबर 110 आप निकालिएगा सबसे पहले, और आपके पास लाजमी आपके पेन और बुक्स वगैरह होने चाहिए ताकि आप बुक के ऊपर साथ साथ इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लें। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपके पास आ रहा है पेज नंबर 110 पर ग्लोसरी एप्टीट्यूड। आपने सिनोनिम्स करने हैं इसके, आपने इसके मीनिंग्स कर लिए हैं पहले से ट्रांसलेशन करते हुए। मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए एक बार दोबारा बता दूंगी। आपने इसके सिनोनिम्स लर्न करने हैं, पेपर में आपको वही आते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस जो होंगे वो मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ जितने मैक्सिमम हो सकते हुए। आपके पास आ रहा है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मीनिंग होता है रुझान, ठीक है ना, रुझान। तो उसका आप जस्ट कर लो टेंडेंसी। ठीक है, सिर्फ आप टेंडेंसी को अंडरलाइन कर लो, बाकी का सेंटेंस आप रिमूव कर दो। इसके बाद है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से क्या मतलब होता है? तवज्जो तलब, यानी जिसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती हो। तो इसका आप पूरा ही करोगे बच्चों, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है कि वो शॉर्ट नहीं हो सकता। समथिंग टू बी टेकन इन अकाउंट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी फैसला करने से पहले किसी चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करना। इसके बाद है डायनेमिक। डायनेमिक का है मुतहर्रिक, जो आपको हरकत में रखे। एक्टिव एंड चेंजिंग, ठीक है। फिक्स, उलझन, स्पॉट ऑफ ट्रबल। इनोवेटिव, तख्लीकी या जदीद भी आप कर सकते हो। न्यू एंड क्रिएटिव। मेयरली, मेयरली मतलब सिर्फ, ओनली, वह एक एक मीनिंग ही लिखा हुआ है तो आप वही करोगे। रिजल्टेंटली, नतीजे के तौर पर या नतीजतन, तो रिजल्टिंग फ्रॉम, ठीक है। देन है आपका रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग का है सिला बख्श, मुनाफा बख्श भी आप कह सकते हो, नफ़े वाला भी कह सकते हो। गिवन एज रिवॉर्ड सिर्फ आप करोगे। इसके बाद है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, सिर्फ इंपॉर्टेंस कर लें, बाकी का सेंटेंस आप रिमूव कर दो। देन है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब है रिवाज, तो आप उसका कर लो जस्ट करंट फैशन, दैट विल बी इनफ, ठीक है। करंट फैशन आप जस्ट करोगे। अच्छा, इसके बाद है बेटा आपके पास वोकैबुलरी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। वोकैबुलरी पोर्शन में जो ए पार्ट है आपके पास, उसके सिर्फ आपने मीनिंग्स बताने हैं, उर्दू मीनिंग्स बताने हैं। रिमाइंड करवा देती हूँ दोबारा, पेपर में आपको उर्दू मीनिंग्स नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ आपको ट्रांसलेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए होते हैं। डिसिप्लिन्स, तालीमी शोबे आप लिखोगे। फ्लडेड, उमड़ डाना या सैलाब आ जाना, उमड़ डाना या सैलाब आ जाना।
स्कोप वुसअत, देन है सिग्निफिकेंस अहमियत, ट्रेंड्स अभी हमने किया रिवाज, देन है पैथवे रास्ता। अच्छा जी, इसके बाद बेटा आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए, पेपर में नहीं आते, हम ये नहीं करेंगे। देन है आपके पास डिफरेंस बताना है आपने डिफरेंट डिग्री डिप्लोमास के दरमियान में, वो भी आपको नहीं आता है पेपर में, तो वो भी छोड़ दीजिए। इसके बाद आपके पास आ रहा है बेटा पोर्शन डी, पार्ट डी। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि ये प्रोफेशन किसका हो सकता है। ठीक है, आपने प्रोफेशन बताना है मीन्स टू से। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है आपके पास, सबसे पहला सेंटेंस है अ पर्सन हु रिपोर्ट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, एक ऐसा शख्स जो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा आपका न्यूज़ रिपोर्टर। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर। सेकंड है आपका अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स एट अ कॉन्सर्ट, एक ऐसा शख्स जो कि किसी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वालों को इंट्रोड्यूस करवाता है, उसे क्या कहते हैं। आप दो कर सकते हो, या कंपेयर कर लो या फिर एंकर कर लो। ठीक है, कंपेयर कर लो या एंकर कर लो, दोनों ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा ठीक आपका कंपेयर है। इसके बाद है अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ अ स्कूल, स्कूल का जो पर्सन चार्ज लेता है डेफिनेटली स्कूल प्रिंसिपल आप लिखोगे। देन है अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, एक ऐसा शख्स जो कोर्ट में शहादत देता है, गवाही देता है, तो वो कौन होता है, विटनेस, ये लिखोगे आप। देन है अ पर्सन हु रिपेयर्स बूट्स एंड शूज़, एक ऐसा शख्स जो बूट्स और शूज़ को रिपेयर करता है, उनकी मरम्मत करता है, वो कौन होता है, मोची कोबलर। ठीक है। देन है आपका अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन द साइंस ऑफ प्लांट्स, एक ऐसा शख्स जो प्लांट्स की साइंस में बहुत ज़्यादा माहिर है, तो वो डेफिनेटली होगा बॉटनिस्ट। ठीक है। देन है आपका पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है, बिल्डिंग्स को बिल्ड नहीं करता, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है, उनका नक्शा बनाता है, तो वो कौन होता है, आर्किटेक्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन आंसर्स, वी ऑलरेडी हैव डन दैट। फिर आपके पास आ रहा है पेज 112 पर ग्रामर पोर्शन, एंड द ग्रामर पोर्शन इज फर्स्टली द नाउन क्लॉज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नाउन क्लॉज। अच्छा बेटा, नाउन क्लॉज क्या होती है, देखो नाउन क्लॉज समझने के लिए ना सबसे पहले तो आपको क्लॉज को समझना है। हम इससे पहले नाउन फ्रेज कर चुके हैं, हम एडजेक्टिव फ्रेज कर चुके हैं, हमने कुछ फ्रेजेस की, प्रेपोजिशनल फ्रेज वगैरह भी की, हमें फ्रेज का तो पता है, बट अभी तक शायद हमने क्लॉज नहीं की। 9th क्लास में आपने की थी, लेकिन 10th में आपने अभी तक क्लॉज नहीं की। क्लॉज क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपको नाउन क्लॉज को समझना है। देखो, क्लॉज हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। बेटा जब हमने फ्रेज किया था ना, तब हमने ये सीखा था कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो भी था, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही था। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज की बात मैं अभी कर रही हूँ, जो अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता, हमने उसको कहा था कि ये फ्रेज होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है यानी काम करने वाला, और वर्ब भी होता है यानी कि काम करने वाला और काम दोनों होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटेंस अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है प्रॉपरली। ठीक है, ये होता है क्लॉज। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसको हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जैसे आई शैल गेट अ प्राइज, यहाँ पर आई शैल गेट अ प्राइज। अब ये देखो, आई सब्जेक्ट हो गया, क्या है गेट, वर्ब क्या है गेट, तो ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा हो गया। आई शैल गेट अ प्राइज, दोनों चीज़ें आ रही हैं, हमारी क्लॉज की सेंस पूरी हो रही है, तो ये हमारा बन जाएगा क्लॉज। अच्छा, अब क्या है ये चीज़, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम क्लॉज को समझने के बाद हम नाउन क्लॉज को समझ लें। नाउन आपको पता है किसी चीज़ के नाम को कहते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब बेटा एक बात देखो कि जब आप लोग कुछ खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेल रहे हो, आपने कहा आई प्ले फुटबॉल। अब इसमें जो प्ले था वो क्या था, वर्ब था। काम किसके ऊपर हो रहा था, ऑब्जेक्ट क्या था, फुटबॉल। सब्जेक्ट क्या है, आई प्ले फुटबॉल, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आपने ये देखा कि फुटबॉल बेसिकली तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो नाउन भी है।
वो नाउन का काम दे रहा है। वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा नाउन का ही काम दे रहा होता है, क्योंकि जब आप काम करते हो तो काम आप किसी चीज़ के ऊपर करते हो ना, और जो चीज़ होती है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वह बेसिकली एक नाउन होती है। आपको पता है नाउन की डेफिनेशन यही होती है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जब आप काम कर रहे हो और वो काम आप किसी चीज़ पर कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट असल में नाउन है आपका। अच्छा, अब आपको ये बताया गया है आपकी बुक में कि नाउन क्लॉज को जांचने का एक ये भी तरीका है कि वो जब स्टार्ट होती है ना क्लॉज, तो वो इन वर्ड से स्टार्ट होती है। दैट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, विच, हु, whom, whoever, whose और why। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे कि आपकी नाउन क्लॉज स्टार्ट होती है। ये देखिए ज़रा, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि मैं इनाम हासिल करूँगी। अब यहाँ पर देखो आपका ये क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है आपका। जो आपका एक्सपेक्ट है ये क्या है, ये आपका वर्ब है ना। अब इस वर्ब का ये आई हो गया, ये एक्सपेक्ट हो गया, इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है। वो कहता है मैं तवक्को करता हूँ, क्या तवक्को करता हूँ, क्या किस बारे में वो बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है इस बात का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट ये वाला है कि दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। काम किसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर कि मैं प्राइज़ हासिल करूँगा, इस बात के ऊपर काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है, तवक्को करना। तो ये जो सेंटेंस हुआ बेसिकली अब ये नाउन का काम दे रहा है। ठीक है, मैंने भी आपको समझाया था कि जब आप वर्ब कार्य कर रहे होते हैं, यानी डूइंग एक्शन हो रहा होता है, कोई वर्ब एक्शन पोजीशन में होता है, तो वो असल में किसी चीज़ के ऊपर ही तो एक्शन हो रहा होता है, तो वो बेसिकली आपका होता है नाउन। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका होता है नाउन। अब यहाँ पर ये वर्ब है, ये वर्ब काम कर रहा है किस ऑब्जेक्ट पर, दैट आई शैल गेट अ प्राइज़ पर। तो ये वाला जो पार्ट है ना सेंटेंस का, ये आपका होगा, आपको रिपीट करना चाहिए अपने अपने पास, ये आपका होगा क्लॉज, ऑब्जेक्ट, नाउन। अब ये काम कर रहा था नाउन और ये है क्लॉज, तो आपको ये बन गया नाउन क्लॉज। अब ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, आपको ये मैंने समझाने के लिए लगाया था। और ये क्या काम कर रहा है, डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चा आपको ये समझ में आ गया होगा नाउन क्लॉज। अच्छा, अब आपके पास एक्सरसाइज आ रही है नाउन क्लॉज से रेलेवेंट ही। ए पोर्शन देखिए, आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। आपने करना क्या है कि आपने इसमें से नाउन क्लॉज को चूज़ करना है। आपको ये पता चल गया है कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। आपने नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। तो देखिए, आई ऑफन वंडर, मैं अक्सर हैरान होता हूँ। अब हाउ यू आर गेटिंग ऑन, देखिए वंडर हो गया जो आपका वर्ब। अब उसके बाद आपने देखना है कि आगे किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, वही आपका क्लॉज होगा। हाउ यू आर गेटिंग ऑन के ऊपर काम हो रहा है, तो ये आपका नाउन क्लॉज होगा। और ये देखिए कि स्टार्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है। और जो बिगन्स विद थे, बिगन्स विद में भी हमारे पास हाउ आ रहा था, यहाँ पर मिस हो गया है बच्चे, वो लिखना हाउ। ठीक है, ये आपकी बुक में मेंशन है, बुक में आप देख सकते हैं ये। अच्छा, अब दूसरे में देखिए, शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम। अब ये देखो, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया दैट शी वुड कम, दैट से स्टार्ट हो रहा है और दैट हमारे यहाँ पर भी मौजूद था, ये रहा। ठीक है, तो ये भी आपका नाउन क्लॉज होगा। हाउ यू आर गेटिंग ऑन पहले में, दूसरे में दैट शी वुड कम, इसको आप अंडरलाइन करोगे। थर्ड में है आपका आई वॉन्ट टू सी वट हैड हैपन्ड, वट हैड हैपन्ड को अंडरलाइन करोगे, ये आपका नाउन क्लॉज है। देन है ही नोटिस्ड दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड को आप अंडरलाइन करोगे, ये है आपका नाउन क्लॉज। देन है ही कुड नॉट डिसाइड whom ही शुड एड्रेस फर्स्ट, तो whom ही शुड एड्रेस फर्स्ट को आप अंडरलाइन करोगे, यहाँ पर आपका ये नाउन क्लॉज है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपका नाउन क्लॉज की ए एक्सरसाइज खत्म होती है। नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइज बी। अच्छा, अब एक्सरसाइज बी में हमने क्या करना है, उन्होंने ना हमें इस एक्सरसाइज में नाउन क्लॉजेस दे दी हैं। ठीक है, नाउन क्लॉजेस दे दी हैं, हमने उसको नाउन फ्रेजेस में कन्वर्ट करना है। नाउन क्लॉजेस दे दी हैं,
हमने कन्वर्ट करना है उसको नाउन फ्रेजेस में। अब नाउन फ्रेज क्या होती है हमने पहले चैप्टर में किया था नाउन फ्रेज को, और अभी फ्रेज क्या होता है मैंने अभी आपको समझा भी दिया कि उसका अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा होता। अब ये देखो कि आपकी एग्जाम्पल, आई नो वेयर आई कैन फाइंड इट। अब ये देखो आई नो क्या है, नो वर्ब है, और वेयर आई कैन फाइंड इट पूरी क्लॉज बन रही है। हमने देखा वेयर से भी स्टार्ट हो रहा है, हमें दूसरा सबूत भी मिल गया कि ये क्लॉज था। आई नो वेयर आई कैन फाइंड इट, हमें ये समझ में पूरी तरीके से आ गया कि ये नाउन क्लॉज है। हमने अगर इसको फ्रेज बनाना है ना, तो हमें इसकी जो दूसरा पार्ट है वेयर आई कैन फाइंड इट, इस सेंस को, इस क्लॉज को, इस प्रॉपर गिवन सेंस को इनकम्प्लीट सेंस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो फ्रेज होती है वो इनकम्प्लीट सेंस दे रही होती है। तो आपने वेयर आई कैन फाइंड को कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो आई नो वेयर टू फाइंड इट, मुझे पता है कि कहाँ ढूंढना है। अब वेयर टू फाइंड इट देखो बात पूरी होकर भी पूरी नहीं हो रही, वेयर टू फाइंड इट कहाँ ढूंढना है, नहीं वो पूरी बात कन्वे हो रही। तो आप इसको फ्रेज कंसिडर करोगे। सिर्फ आपने क्या किया, आपने आई कैन को कट किया और आई कैन की कट करके आपने उसकी जगह पर लगा दिया टू, तो आपका बन गया वो फ्रेज। और अब आपका पूरा सेंटेंस है आई नो वेयर टू फाइंड इट। ये आपकी एग्जाम्पल थी, ठीक है। अब है आपके पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका जो पहला सेंटेंस है वो है दे वार्न हिम दैट ही शुड नॉट डिसीव देम। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैंने आपकी एक्सरसाइज सोल्व की है, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से सोल्व किया है कि यहाँ पर आपको जो 5 के 5 सेंटेंसेस हैं ना, वो जब चेंज होने हैं तो कैसे बन जाने हैं वो जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो पहला सेंटेंस है आपका दे वार्न हिम दैट ही शुड नॉट डिसीव देम, तो आपने नॉट के बाद टू लगा देना है। नॉट के बाद आप क्या करोगे, टू लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक हो गया। नॉट टू, शुड नॉट टू डिसीव, पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे वार्न हिम दैट ही शुड नॉट टू डिसीव देम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वी डिस्कस हाउ वी कुड इम्प्रूव मैटर्स, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे वी डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव मैटर्स। वी कुड को आप कट कर दोगे, वी कुड की जगह पर आप लिख दोगे टू। वी डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव मैटर्स, ठीक है। थर्ड है आपका शी लर्नड हाउ शी शुड यूज़ द मशीन, तो आप शी शुड को कट कर दोगे, यानी सब्जेक्ट आप निकालते चले जाओगे उसमें से। शी शुड को आप कट कर दोगे और उसकी जगह पर आप लिखोगे टू, तो फिर आपका ये बन जाएगा शी लर्नड हाउ टू यूज़ द मशीन, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ, द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ ही कैन रीच होम, तो यहाँ पर आप ही कैन को कट कर दोगे, यहाँ से सब्जेक्ट को कट करोगे आप। द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ टू रीच होम, ठीक है, हाउ टू रीच। इसके बाद है द क्लास डिस्कस्ड व्हाट दे शुड मेक फॉर द फन फेयर, तो यहाँ पर आप दे शुड को कट करोगे और कर दोगे द क्लास डिस्कस्ड व्हाट टू मेक फॉर द फन फेयर, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, ये पेपर में आपको अक्सर आ जाता है, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, जितने भी क्लॉजेज एंड फ्रेजेज है ये पेपर में ऑब्जेक्टिव पोर्शन में अक्सर आ जाता है। आपने इनको कंसिडर करना है ज़्यादा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ चुका होगा आपको। अब इसके बाद पेज नंबर आप निकालिएगा 116, पेज नंबर 116। अच्छा बेटा, पेज नंबर 116 पर ना उन्होंने आपको कुछ लेटर के पार्ट्स दिए हुए हैं, ब्लैंक्स हैं, एक ऊपर ब्लॉक बना हुआ है, ये देखिए आपके ये ब्लॉक बना हुआ है ना ये वाला, यहाँ पर आपके नेम्स मेंशन है तमाम जो आपके पार्ट्स में आने हैं, तो सॉरी आपके स्टेटमेंट्स में आने हैं ब्लैंक्स में, तो आपको वहाँ से चूज़ करना है और करेक्ट जगह पर उसको लिखना है और रखना है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि असल में आपको ये सिखाया इसलिए गया है कि आपको ये पता हो कि लेटर का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है डैश इज़ द प्लेस फॉर द राइटर टू हैंड राइट देयर नेम। डैश एक जगह होती है जहाँ पर राइटर ने अपना नाम लिखना होता है, तो वो कौन सी जगह होती है, सिग्नेचर, ठीक है। ये आपके ऊपर बॉक्स में भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर नंबर 1 ब्लैंक में लिखोगे सिग्नेचर, ठीक है। दूसरा है आपके पास द रिसिपिएंट्स नेम, कंपनी नेम एंड एड्रेस आर कॉल्ड द इनसाइड एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे इनसाइड एड्रेस। रिसिपिएंट नेम कहते हैं लेने वाले को, हमने ये सेकंड चैप्टर में किया था। द पर्पज़ ऑफ द लेटर इज़ इंक्लूडेड इन द बॉडी। लेटर का जो पर्पज़ होता है, राइट टू लेटर, वो किसी कहाँ उसको क्या कहा जाता है, बॉडी, ठीक है। थर्ड पर आप लिखोगे।
देन है सिंसियरली इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजिंग, यानी जब आप लास्ट में सिंसियरली लिखते हो ना तो वो किस चीज़ की एग्जाम्पल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजिंग के, यानी आप तारीफ़ी कलमात कहते हुए किसी दूसरे से अल्लाह हाफिज़ करने वाले हो आप। देन है आपका द लास्ट लाइन इन अ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में जो लास्ट लाइन होती है वो क्या होती है, इज़ द राइटर्स नेम, वो राइटर का नेम लिखने की वहाँ पे जगह होती है, आखिरी लाइन राइटर के नेम की होती है। देन है आपका 6 द डैश शोज व्हेन द लेटर इज रिटन, क्या चीज़ है जो शो करती है कि लेटर कब लिखा गया, तो वो होती है डेट, तारीख। देन है द डैश इज़ द एड्रेस ऑफ द लेटर राइटर, जिस पर्सन ने लेटर लिखा यानी लेटर लिखने वाले का एड्रेस जो वहाँ पर लिखा जाता है, वहाँ वो वाली लाइन क्या होती है, रिटर्न एड्रेस, ठीक है। और लास्ट है आपका डियर मिस्टर रहमान इज़ आर डैश। अब डियर मिस्टर रहमान जब आप लिख रहे होते हैं सबसे ऊपर, यानी आपने जब लेटर को स्टार्ट किया होता है, वो क्या होता है, वो होता है सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन। ये आप ब्लैंक्स को फिल कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये दो लिहाज से, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि लेटर का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। और ये पेपर में शायद आ जाए, शायद, क्योंकि ये एक डिफरेंट से थिंग है और आपके सिलेबस में चूँकि वह शामिल भी है, आपके बुक में शामिल है, तो पेपर में दी जा सकती है, उसको आप देखिएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हमने स्टार्ट करना है, बुक एक्सरसाइज हमारी हो गई। नाउ वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स द इंग्लिश बी पोर्शन एंड वी हैव टू डू द पैराग्राफ एंड essay. Okay बेटा, now we are going to start the translation paragraph and we have to do the translation paragraph 18 today. आसान पैराग्राफ है, सिंपल है काफ़ी और छोटा सा भी है। देखिए, एक नौजवान बाग में बैठा था। A young man was sitting in the garden. पास्ट में सिर्फ सेंटेंस है, टेंस नहीं है। A young man was sitting in the garden. एक नौजवान आदमी बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था। He was a bit worried. He was a bit worried. bit ज़रा सा, थोड़ा सा, worried परेशान था। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन एंटर द गार्डन। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी एंटर, दाखिल हुआ द गार्डन, गार्डन में। अच्छा बच्चों, जब आप लिखते हो ना सम टाइम, तो अगर आपने सम टाइम को लिख दिया इकट्ठा यानी ऐसे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस सम टाइम का मतलब है जब इकट्ठा लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब होता है बाज़ औक़ात, ठीक है। लेकिन जब सम और टाइम अलग अलग लिखा जाता है तो फिर ये अलग अलग मीनिंग ही दे रहा होता है, यानी कुछ देर के बाद। तो आपने इसको अलग अलग ही लिखना है, याद रखिएगा ये बात। और दूसरी आप लोग गलती करते हो प्रेपोजिशन की, ये वाली आप लिखते हो एंटर्ड इन द गार्डन। तो यहाँ पर जब आप लिखते हो ना कि एंटर्ड का वर्ड आपने लिख दिया होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप दाखिल हुए। तो यह ज़रूरी नहीं है फिर यहाँ पर इन आप लिखो, आप एंटर्ड द गार्डन करोगे, इट विल बी इनफ, ठीक है। एंटर द गार्डन, जो बूढ़ा आदमी था वो गार्डन में दाखिल हुआ। एक बूढ़ा आदमी गार्डन में दाखिल हुआ। उसने नौजवान को एक ख़त दिया। ही गेव, उसने दिया। अब ये आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, ही गेव आ लेटर, उसने एक लेटर दिया टू द यंग मैन, नौजवान आदमी को। नौजवान ने ख़त खोला और इसे पढ़ा। द यंग मैन ओपन द लेटर, उसने ख़त को खोला एंड रेड इट, और उसको पढ़ा। अब यहाँ पर रीड ही वर्ड है, लेकिन चूँकि ये जा रहा है पास्ट में, तो फिर आप इसको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज करोगे, क्योंकि इस रीड की तीनों फॉर्म्स यही रहती हैं, रीड 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 ही रहती हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहली फॉर्म को हम रीड पढ़ते हैं, दूसरी और तीसरी को हम रेड पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेलिंग वही रहते हैं, पढ़ते हैं हम रेड। द यंग मैन ओपन द लेटर एंड रेड इट, उसने उसको खोला और पढ़ा। वो ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी टू रीड इट, वो उसको पढ़कर बहुत खुश हुआ। इसके फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए। हिज साइंस ऑफ एंजाइटी, उसके फ़िक्रमंदी के, परेशानी के आसार या उसके निशानात डिसअपीयर्ड, गायब हो गए। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। ही थैंक द ओल्ड मैन। बेटा यहाँ पर अब आपका ये पैराग्राफ भी हो गया। नाउ वी हैव टू डू द एसे। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एसे लाइफ इन अ बिग सिटी। इंपॉर्टेंट एसे है बेटा, ये पेपर में आपको अक्सर आ जाता है, तो सेकेंड टाइम के पेपर्स में ज़्यादातर आता है ये। तो स्टूडेंट्स एनी हाउ यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस ऐसे, आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अच्छा, और इस ऐसे की वैसे भी एक खूबी ये है कि ये एक लाइफ इन अ बिग सिटी, एक विलेज लाइफ कायदे आज़म, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उनके पास आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइस होती है कि आप उसको जितना मर्जी लेंथी लिख सकते हो।
अब लाइफ इन अ बिग सिटी में आपके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप शहरी ज़िंदगी के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये वाला ऐसे आपका एटलीस्ट 5 पेजेस तक चला जाए। लाइफ इन अ बिग सिटी इंपॉर्टेंट ऐसे है, विलेज लाइफ लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ इन अ बिग सिटी विलेज लाइफ की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ज़्यादा फोकस से करना है इसको। सो लेट्स स्टार्ट, की पॉइंट्स आर हेयर। सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करो कि व्हाट सिटी, शहर क्या होता है। अब शहर की डेफिनेशन में आप लिखो कि सिटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसेस टू लिव। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेस होती है जो शहर होता है बानिस्बत गाँव। इसके बाद आप लिखो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ देयर, किस तरह की ज़िंदगी होती है वहाँ पर, आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो यहाँ पर शहर में। हम वो लिख सकते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हम इसमें शेयर कर सकते हैं विदाउट मैंशनिंग आवर व्यूज़। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ देयर, बहुत फास्ट होती है, बहुत आर्टिफिशियल लाइफ हम यहाँ पर गुजारते हैं शहरों में। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ सिटी लाइफ। यहाँ से अब आपका ऐसे काफ़ी तो पॉइंट्स वाली फॉर्म में स्टार्ट हो सकता है कि शहर में रहने के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो शहर में कन्वीनियंस हमें नज़र आ रही है, आरामी, हमें काफ़ी ज़्यादा आराम हमें देखने में मिलता है गांव की निस्बत। यहाँ पर किस किस तरीके से हमें आराम देखने के लिए मिलता है कि हमें सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर। रात के टाइम क्या किसी भी वजह से, किसी भी ऐसे मौके पर जिस वक्त पर गांव में वो फैसिलिटी शायद मौजूद ना हो, हॉस्पिटल मौजूद ना हो, शहर में वो फैसिलिटी 24 घंटे 24 आवर्स मौजूद होती है। आपकी खुदा ना ख्वास्ता किसी की रात को तबीयत ख़राब हो गई, किसी फेस्टिवल पर तबीयत ख़राब हो गई है, कोई ऐसा टाइम जबकि क्लिनिक्स बंद भी हो सकते थे, लेकिन शहरों में चूँकि वो बंद नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन रहते हैं, तो यहाँ पर हमें ये सहूलत बहुत ज़्यादा होती है। मज़ीद ये कि एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर उनके पास, तो इलाज ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा है जॉब्स। गाँव में जॉब्स की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, शहरों में ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि गाँव से लोग शहरों की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं फॉर द जॉब्स। स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, गाँव में हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। प्राइमरी तक स्कूल होता है या फिर मिडिल तक, अगर उससे ज़्यादा तालीम हासिल करनी हो तो फिर उनको शहर आना पड़ता है। स्कूल्स यहाँ पर अच्छे होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अच्छी तालीम दी जाती है जहाँ पर। इसके साथ आप लिख सकते हो इंटरटेनमेंट, थिएटर, पार्क्स होते हैं, इंटरटेनमेंट थिएटर्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, क्लब्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम्स और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह ये सब आ सकता है। तो यहाँ पर अम्यूज़मेंट के लिए भी चीज़ें होती हैं। गांव में ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्राउंड हो जाता है जहाँ पर बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन शहरों में हमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जहाँ पर हम अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं वाइड रोड्स होते हैं वहाँ पर, खुली खुली सी सड़कें होती हैं, आसानी से वहाँ पर ट्रैफिक का बहाव रहता है। देन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर हमें बहुत अच्छी चीज़ ये नज़र आती है शहरों में कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर ज़्यादा तेज़ तरीके से जा सकते हैं। हमें गाँव की निस्बत छकड़ों का या फिर गधा गाड़ियों वगैरह का सहारा नहीं लेना पड़ता। अच्छा, ये तो हो गए बेटा फ़ायदे। अब आपको ये भी जहन में आपके खुद की शायद अभी भी आ रहा हो कि ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी खामियां कमियां भी होती हैं जो हमें गांव में नज़र आ रही होती हैं। फ़ायदे की सूरत में हमें वो चीज़ें गांव में तो नज़र आती हैं, बट शहर में हम उससे महरूम होते हैं। तो जब आपने लाइफ इन अ बिग सिटी का ऐसे लिखना है तो आपने ड्रॉबैक्स लाजमी लिखने हैं आखिरी एक पैराग्राफ में। वैसे आप लिखिएगा, ज़्यादा फोकस आपने एडवांटेजेस को देना है, लास्ट पर आप एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ आप ड्रॉबैक्स के लिखिएगा। अच्छा, तो ड्रॉबैक्स में आप सबसे पहले डिस्क्राइब कर सकते हो कि पीपल आर हिप्नोटाइज्ड बाय लग्जरीज। हम देखते हैं ये कि शहरों में जो लोग हैं वो लग्जरीज़ के लिए, सहूलियात के लिए, मनी के लिए हिप्नोटाइज हो चुके हैं बाकायदा। हमें हर वक्त एक लग्जरी चाहिए होती है हमारी लाइफ में। हम गांव में देखते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कश होते हैं जो लोग होते हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ की औरतें, आदमी तो होते ही हैं डेफिनेटली, वहाँ की औरतें और बच्चे भी अपनी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इवन छोटी सी बात को अगर हम करें तो गांव में अगर हम जो किचन के काम बहुत सारे हो रहे होते हैं वो ऐसे वो ग्राइंड स्टील पर हो रहे होते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन पर हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शहर में हम सोचते हैं ग्राइंडिंग स्टोन तो इज़ अ वेरी हार्ड वर्क, हम कैसे करेंगे, एंड वी यूज़ द सम मशीनरीज फॉर आवर होम टास्क इवन। तो ये चीज़ें हमें दिख रही होती हैं कि हम लग्जरीज़ के बहुत ज़्यादा आदी हो गए शहरों में रहते हुए। इसके बाद है नो इमोशंस एंड नो सेंटिमेंट्स, कि हमें शहरों में सेंटिमेंट्स और इमोशंस की कमी नज़र आती है। गांव में हम देखते हैं कि लोग दुख सुख के बहुत ज़्यादा एक दूसरे में शरीक हो रहे होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में उनको फ़ौरन से पता चल रहा होता है, तमाम लोग एक दूसरे से वेल अवेयर होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ होते हैं, जानते होते हैं एक दूसरे को, और खुशी हो या गमी में फ़ौरन उनके पास पहुँचते हैं। हमें शहरों में इस चीज़ की थोड़ी सी कमी नज़र आती है।
इसके बाद है बेटा स्मोकी डर्टी एटमॉस्फेयर हमें नज़र आता है शहरों में बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं हमारे शहरों में, फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो यहाँ पर हमें इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोकी एटमॉस्फेयर में ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। देन है लैक ऑफ प्योर डाइट एंड फ्रेश एयर। गाँव में चूँकि फ्रेश एयर होती है, हमें वहाँ पर अच्छी ताज़ा ग़िज़ा मिल रही होती है। शहरों में हमें यही रीज़न है डर्टी एटमॉस्फेयर की वजह से कि हमें जो खुराक है वो फ्रेश नहीं मिलती, और इसकी वजह से फिर हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते हैं। देन है ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि लोग गांव से जॉब्स के लिए या फिर एडवांस होने के लिए वो बाज़ औक़ात शहरों की तरफ रुख करते हैं, तो जो हमारे पास आबादी है शहरों में वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारे जो शहर हैं बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है, पॉपुलेटेड है बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक इश्यूज़ फिर हमें इस वजह से सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात सड़कों पर हम देखते हैं कि जाम लग जाया करता है, वो कई घंटे भी बाज़ औक़ात लगा रहता है। यही इशू है शहर का। एक और मसला सामने आया। देन है आपका हाई क्राइम रेट्स। हम देखते हैं कि यहाँ पर जराइम गाँव की निस्बत ज़्यादा हैं। बेटा ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप डेफिनेटली और इसमें ऐड कर सकते हो। और अब आप लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन। अच्छा कंक्लूजन अब आप कैसे करोगे? देखो आपने ये भी लिख लिया फ़ायदे, ये लिख लिया आपने नुकसानात, लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि दोनों ही जगहें, गाँव हो या शहर, दोनों ही जगहों की अपनी अपनी ऐसी इंपॉर्टेंस है कि हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके की एंडिंग करना चाहो ना, तो फिर आप एंडिंग बेहतरीन ये हो सकती है कि आप ये कहो दैट प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर। हर जगह पर होती हैं प्रॉब्लम्स, बट दे कैन सोल्व आउट। उनको सोल्व किया जा सकता है, दे कैन बी सोल्व आउट, हो सकते हैं वो सोल्व बाय द ऑनेस्टी, बाय द हार्ड वर्क, बाय द एजुकेशन, बाय द लिटरेसी। इन तमाम चीज़ों से आप उनको सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ आप अपनी एंडिंग कर सकते हो। बेटा यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, लेक्चर नंबर 20। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।